सीए फाउंडेशन नवंबर 20 स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और लिल्हा एजुकेशन सेंटर भी आपको तैयार करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाए। यस सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, कल हम लोगों ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक तरीका सीखा था विच वॉज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। आईओसी पर बेस्ड एक सवाल कल हम लोगों ने लगाया था, एक सवाल आज लगाते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको ये कहता है मेजर्स XYZ आर इन रिटेल बिजनेस, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर नेट सो एंड सो। ठीक है, फाइंड आउट हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, तो मतलब इसके बाद में आपको ट्रेड डिस्काउंट भी देना और टैक्सेस भी लगाना है। ठीक है, इसमें बता रहा आपको ट्रेड डिस्काउंट है 3% का और सेल्स टैक्स है आपका 11% का। फिर कह रहा है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बता रहा है आपको इतना है। ठीक है, फिर कह रहा है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर बता रहा है इतना है। सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बता रहा है 2,35,000 है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन, बहुत ईजी ही है, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में। अब आपको देखो यहाँ पर बोल रहा था गुड्स जो आपने रिसीव किया था उसकी प्राइस कितनी थी, उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी कॉस्ट आपको यहाँ पर बता रहा था 15,75,500। अब इससे आप माइनस करोगे, लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट 3%, तो 15,75,000 का 3% 47250। यह है आपका 15,27,750। इसमें अब आप ऐड करोगे सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स है आपका 11%, तो 11% आप इसका लगा दोगे 15,27,750 का 11% 168,053। ये आपका आ जाएगा 169,508,03। ये अपना हो गया टोटल परचेज प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने किया था, हमको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर थोड़ा सा अपने फॉर्मूले को चेंज करना, सेलिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस। तो ये ऐड करने पर आपका आएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट सेलिंग प्राइस। फिर इसमें से आप लेस करोगे टोटल परचेज प्राइस और उसके आगे आप लेस करोगे ओपनिंग इन्वेंट्री। इसमें शायद हमारा एक खर्चा और लिखा हुआ है लेस करने के लिए, वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अब ये माइनस करने पर आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। राइट, तो ये तो मुझे पता है टोटल परचेज प्राइस 1695,8
03। बाईस 45,500 और 235, 22 45,500 और 235। $24,80,500। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? ओपनिंग इन्वेंट्री आपको कुछ दिया हुआ है क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री शायद हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, राइट। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपका हो जाएगा यहाँ पर नील। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो कुछ दिया हुआ था आपको, 87,500। तो फिर ये आएगा 697,197। अब हमको यहाँ पर करना है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो ये आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 697,197। अपॉन मार्जिन के लिए आपको लेना है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट सेलिंग प्राइस। तो 24,80,500 इंटू 100, 24,80,500 इंटू 100 कितना आ रहा है? 28.10%। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ जो है मिस्टेक किया है साथ। 1575 का 3%, मेरे तो सही आ रहा है। एक स्मॉल एरर हम लोगों ने कमेंट कर दिया है, चलिए मैं उसको सुधार लेता हूँ। स्मॉल एरर एक हम लोगों ने कमेंट कर लिया है, 1575,500 होना चाहिए ये, ठीक है। तो फिर ये अब आपका आएगा 1547,265। अब ये आएगा आपका 15,28,3,2,5। अब इसका 11%, यह आएगा आपका 168,106। वन 6,9,6,3,4,1।
ये वर्किंग देखिए स्टूडेंट्स एक बार, क्या ये सही है कि नहीं? थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन करना। रिसेट, ये भी गड़बड़ हो गया। थोड़ा मेरे लिए दिक्कत हो जाता है एक्चुअली कैलकुलेशन करना। तो आप लोग अगर कैलकुलेशन में अगर हेल्प कर दिया करेंगे ना, ये बताइए फिर कहाँ से फिर ये सही होगा। ये फिगर बताइए फिर सेल्स टैक्स वाला, सेल्स टैक्स वाला फिर फिगर बताइए। ठीक है, उसको मैंने सही कर दिया। सेल्स टैक्स का फिर देखिए फिगर सही है ये। अच्छा, ये 40 आ जाएगा ये, इसको आप सही कर लेते हैं। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग 5 ही कर देते हैं। होल्ड करिए, इसको 5 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, इसको यहाँ पर 0 कर देते हैं, और इसको यहाँ पर पूरा 60 लेके आ जाते हैं। अब थोड़ा ठीक हो जाएगा फिगर। थोड़ा कैलकुलेशन में हम लोग फंस गए स्टूडेंट्स। चलिए ये ठीक है, परफेक्ट है, इसमें परेशान मत होइए। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे परसेंटेज में ही होगा, उसमें ज़्यादा परेशान मत होइए। अच्छा, अब आपको देखो यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री बता रहा होगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको बताया था इसने, कितना बताया था? आपका इन्वेंट्री बताया था 235, है ना? ये आपको बताया था सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। $2,35,000 लेस करिए आप क्रॉस प्रॉफिट 28.08%। तो फिर ये आ जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। सॉल्यूशन एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ जानवी, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा कैलकुलेशन में हम लोग फंस गए थे, बस और कुछ नहीं था। मैंने गुड्स रिसीव किया तो उसका कॉस्ट प्राइस लिखा था, इसका लिखा होता है सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड सेल्स टैक्स। तो आप पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, फिर सेल्स टैक्स ऐड करोगे। आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, फिर सेल्स टैक्स ऐड कर दिया, जो भी आपका प्राइस आया। फिर आपने, जैसे कल हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपने क्या कहता है, आपने सेलिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो भी सेलिंग प्राइस पर, दोनों को ऐड किया। तो फिर आपके पास में गया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट सेलिंग प्राइस। फिर इसमें से आपने टोटल परचेज प्राइस माइनस किया, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस किया, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस माइनस किया। तो फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना आता है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट सेलिंग प्राइस इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम लोग? हम लोगों ने फॉर्मूले को यूज़ किया है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट सेलिंग प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो यही फॉर्मूले को यूज़ करके मेरा आंसर आ रहा था
28.08 समथिंग 54 ऐसे करके आ रहा था। तो फिर मैंने देखा सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरा 2,35,000, इसमें से आपने ग्रॉस प्रॉफिट माइनस के 28.08% के हिसाब से, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 66,000 आ रहा है, माइनस करने के बाद में आपको कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया, जो कि आपका एक्जैक्टली आ गया 1,69,000। आई होप ये क्लियर है सभी को। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ें। नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आप लोग 3 पॉइंट्स तक ले लीजिए। जैसे मैंने जब अप्लाई किया था तो 28.085 पर किया था, तो 28.085 आप लेकर कर लीजिए। 3 या 4 डेसिमल्स तक आप लोग जा सकते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा डिफरेंट आएगी, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3 या 4 पॉइंट्स तक ले लीजिए। जब आप परसेंटेज में ले रहे हैं तो 3 या 4 पॉइंट्स तक ले लीजिए, आंसर एक्यूरेट आएगा। ठीक है, क्या इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर आ जाए हम लोग? रेडी हैं आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 के लिए? चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2017। आपको यहाँ पर इन्वेंट्री दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा दिया, फाइनेंशियल चार्जेस दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। एट द टाइम ऑफ वैलिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन इतना रेट, अ सम ऑफ रुपीज 17,500 वॉज रिटर्न ऑफ एज अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर रुपीज 50,000 and was sold in the year for rupees 45,000. Barring the transaction related to this, the gross profit earned during the year was 20% on sales. अच्छा, लोग इस क्वेश्चन में है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद ही क्वेश्चन ने ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर आपको बता दिया 20% ऑन सेल्स। अपने को यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर खुद ही निकाल के बता दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट आपको कह रहा है इस क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑन सेल्स। तो क्या ये बात तो समझ में आ रही होगी सबको कि आपको इस क्वेश्चन में खुद ही इसने ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑन सेल्स। क्या ये क्लियर है? ये आपको बता दिया है, बोलो यस नो। ठीक है, हमको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालना, ठीक है। मगर एक बात आप गौर करो, इस क्वेश्चन में आपको, जैसे इसके पहले के जो क्वेश्चंस हो रहे थे उसमें आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस दे रहा था, राइट। यहाँ पर ये आपको नहीं दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ है, हालांकि आपको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज आपको दे दिया है। बोलो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ें। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन करने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। क्या? जैसे ये क्वेश्चन करने का एक तरीका हमारा ये हो सकता है कि आपने यहाँ पर पहले तो एक ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट कर लिया यूजिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेट। बोलो ठीक है, आपने सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट कर लिया यूजिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेट। फिर आपको पता है COGS आपका होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, जब एक बार आपका COGS आ जाए तो फिर यह आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस इन्वेंट्री
सॉरी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बोलो ठीक है, तो फिर आगे देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से बात को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आपको यहां पर असरटेन करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसके पहले जो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस जो हम लोग कर रहे थे, दिस इज एक्चुअली नॉट एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, ये एक डिफरेंट मेथड हो गया। दिस कम्स अंडर इन्वेंट्री टेकिंग। मैं इसको आप लोगों को बाद में थोड़ा सा समझाऊंगा। इन्वेंट्री टेकिंग के अंदर में आता है, खैर वो अलग चीज़ है, अभी हम इस पर इसको डिस्कस नहीं करें, इन्वेंट्री टेकिंग को भी हम डिस्कस नहीं करें, ठीक है। हमने यहाँ पर ये सोचा कि इसमें हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा तरीका है। तो जैसे अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रेट यहाँ पर अगर गिवन है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट इस्तेमाल करते हुए सेल्स पर क्या आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे? यस, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, फिर सीओजीएस निकाल लिया, ठीक है। फिर सीओजीएस निकालने के बाद में फिर सीओजीएस का फॉर्मूले पर लगा दिए, तो फिर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक आपको लगेगा कि आपके क्लास 11th जैसा क्वेश्चन है। ये बताओ इतनी बातें ठीक है, तो फिर आगे बात करें। चल आई होप सब कुछ क्लियर ही था, इसमें कोई डाउट नहीं थी, ठीक है। तो अब मेरे को बेसिकली यहाँ पर जो है, पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे लगाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ में जो है अंतर है, वो अंतर समझो क्या है। यहाँ पर आपको एबनॉर्मल आइटम के साथ में भी जूझना पड़ेगा। देखो, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2016 मतलब लास्ट ईयर, ओपनिंग इन्वेंट्री को वैल्यू करते समय क्या कह रहा है? अ सम ऑफ रुपीज 17,500 वॉज रिटन ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। आपने 17,500 रुपया एक पर्टिकुलर आइटम पर राइट ऑफ कर दिया था, विच वॉज ओरिजिनली परचेज्ड फॉर रुपीज़ 50,000। इसका बहुत आराम से मतलब समझिएगा स्टूडेंट्स, आपने एक आइटम खरीदा था जिसकी कॉस्ट थी, आपने एक आइटम खरीदा था, एक आइटम परचेज किया था जिसकी कॉस्ट थी आपकी 50,000। इसमें आपने एबनॉर्मल लॉस लिख दिया था, राइट ऑफ कर दिया था 17,500। तो अब ये वैल्यू हो रखा था कितने पर? ये वैल्यू हो रखा था आपका 32,500 पर। ये वैल्यू था एंड इंक्लूडेड था इन ओपनिंग इन्वेंट्री। आई नीड योर मैक्सिमम सपोर्ट एंड पार्टिसिपेशन इन टेलिंग मी दैट आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं। कहीं पर भी डाउट लगे स्टूडेंट्स, प्लीज़ फील फ्री टू रिवर्ट, तुरंत रिवर्ट करिएगा, तुरंत बोलिएगा आई कैन टेक अप योर डाउट नाउ, ठीक है। अपने लाइव क्लासेस कर रहे हैं तो सब डाउट्स अपने यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान समझिए, एक आइटम था जो कि अपने लोगों ने परचेज़ किया था 50,000 रुपये पर, जिस पे एबनॉर्मल लॉस था 17,500 रुपये का। तो अपने उसको वैल्यू कर रहे थे कितने पर? 32,500 पर। एंड दिस वाज इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री। ये हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री में 32,500 मिला हुआ था। मतलब अगर हम बात करें, जो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री थी 1,42,500 की, उसमें 1,10,000 मेरा नॉर्मल था और 32,500 आपका एबनॉर्मल इन्वेंट्री था। ये आपका नॉर्मल इन्वेंट्री था और ये आपका एबनॉर्मल इन्वेंट्री था। क्वेश्चन में लिखा है काव्या, क्वेश्चन में लिखा है, कैसे हुआ ध्यान से देखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने एक इन्वेंट्री खरीदा था, 50,000 रुपये का, जिसमें से 17,500 आपने राइट ऑफ कर दिया था एक पर्टिकुलर आइटम पर। मतलब 17,500 आपने एबनॉर्मल लॉस मान लिया था। जैसे हुआ क्या होगा कि मैंने एक इन्वेंट्री खरीदा, वो आग से जल गया, खराब हो गया।
या पानी में खराब हो गया, या चूहे ने खराब कर दिया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। आई होप काव्या समझ में आया होगा आपको। एबनॉर्मल इन्वेंट्री क्या होता है? एबनॉर्मल इन्वेंट्री का मतलब सिंपल है कि ऐसी इन्वेंट्री जिसमें कुछ भी एबनॉर्मल लॉस हुआ हो, जो कि सही हालत में नहीं। जैसे आप लोग अगर आपके फादर अगर बिजनेस करते होंगे तो बेसिकली कुछ सामान खरीदे बेचने के लिए, कोई ऐसा सामान नहीं होता खराब हो जाता है। जैसे सपोज करो मैं लैपटॉप की दुकान पर गया, लैपटॉप वाले का कोई लैपटॉप जो डिफेक्टिव हो गया, किराने वाले के यहाँ पर कोई सामान डिफेक्टिव हो गया, दैट इज एबनॉर्मल आइटम, दैट इज एबनॉर्मल। वैष्णव भारद्वाज क्लियर है? वैष्णव भारद्वाज क्लियर है? तो बेसिकली अगर आपके पास यहाँ पर, अगर हम लोग कहें आपके पास यहाँ पर जो है इन्वेंट्री है 50,000 रुपये का, जिसमें से 17,500 रुपये का एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो उसकी वैल्यू आया 32,500, दैट इज इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री। आपने आइटम एक परचेज किया था 50,000 रुपये का, इसमें से एबनॉर्मल लॉस हो गया 17,500, जिसकी वैल्यू आया 32,500, दिस इज इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारी ये नॉर्मल इन्वेंट्री है ये 1,10 की है, और एबनॉर्मल इन्वेंट्री है ये है 32,500 की। नॉर्मल इन्वेंट्री हमारी 1,10,000 की, एबनॉर्मल इन्वेंट्री है हमारी 32,500 की। ठीक है, तो अब ध्यान समझिएगा यहाँ पर होगा क्या, नॉर्मल इन्वेंट्री 1,10 की, एबनॉर्मल इन्वेंट्री 1,32,500 की। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कह रहा है, इसको आपने इस साल सेल किया था कितने रुपीज़ का? 45,000 रुपये का। ठीक है, तो मतलब जो आपका सेल्स है 12,45 का, इस 12,45 में 12 लाख रुपए का तो आपका नॉर्मल सेल्स है, ये तो आपका नॉर्मल सेल्स है, और 45,000 रुपये का ये आपका एबनॉर्मल सेल्स है। 12 लाख रुपए का ये आपका नॉर्मल सेल्स है, और जस्ट अ मिनट, अब ध्यान से देखिएगा, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है 20% का, ध्यान समझना, जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है 20% का, ये आपका सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल आइटम्स के लिए है, एबनॉर्मल आइटम्स के लिए नहीं है। प्लीज ध्यान से समझिएगा, दिस इज ओनली फॉर नॉर्मल आइटम्स एंड नॉट फॉर एबनॉर्मल आइटम्स। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालोगे, ये आप सिर्फ और सिर्फ किस पर कंप्यूट करोगे? नॉर्मल चीजों पर। नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि जो सामान आमतौर पर बिजनेस में बिकता है। एबनॉर्मल आइटम जो कि खराब हो गया, लॉस हो गया, उस पर हम लोग जो है नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ नॉर्मल आइटम्स के हिसाब से देखते हैं, ना कि एबनॉर्मल आइटम्स के हिसाब से देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 7 यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपका जो नॉर्मल सेल्स था, ध्यान से देखो, जो आपका नॉर्मल सेल्स था, अभी बताया कितना है नॉर्मल सेल्स आपका? नॉर्मल सेल्स है आपका 12 लाख। इस पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, इस 12 लाख का 20%, मतलब 2,40,000। तो अब यहां पर अगर मैंने कहा आपका COGS आएगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, 12 लाख माइनस 2,40,000, 9,60,000, ये आपका COGS है। अब COGS का आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं लोगे, आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं लोगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट? तो COGS तो आपको पता है, इट इज 9,60,000। ओपनिंग इन्वेंट्री देखो कितना है, ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने आपको कहा नॉर्मल आइटम्स, सर देखना, नॉर्मल आइटम्स के हिसाब से ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 1,10,000।
आपका परचेज यहां पर कितना लिखा हुआ है, इस वाले केस में आपका परचेज लिखा हुआ है 7,42,500, मैन्युफैक्चरिंग है 1,50,000, 7,62,500 और 1,00,000, इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्टली आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा ₹62,500 और ये अपने आप ही एट कॉस्ट है, क्योंकि आपने यहाँ पर एट कॉस्ट वाली चीज़ों को ही लेकर के आपने निकाला है। अब इसमें से हमको क्रॉस प्रॉफिट अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप से ही कॉस्ट है। स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल क्वेश्चन है क्लास 11th के लेवल का, सिर्फ इसमें हमको एबनॉर्मल आइटम्स को ट्रीटमेंट करना हमको सीखना है। अब एबनॉर्मल आइटम्स का ट्रीटमेंट हम लोगों ने क्या क्या किया, ध्यान समझो। एबनॉर्मल आइटम्स को मैंने दो जगह से हटाया, एक तो मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री से हटाया और एक मैंने सेल्स से हटाया। ओपनिंग इन्वेंट्रीज में आपका एबनॉर्मल आइटम 32,500 रुपये जोड़ा हुआ था, क्योंकि 50,000 रुपये था, 50,000 में 17,500 आपने उसको इंक्लूड कर दिया था, तो ओपनिंग इन्वेंट्री में आपका 32,500 इंक्लूड था, तो फिर उसमें से मैंने माइनस कर दिया। और मैंने एक जगह से और हटाया, मैंने हटाया सेल्स में से, क्योंकि सेल्स आपने किया था इसी ओपनिंग, इसी एबनॉर्मल आइटम का 42,000 रुपए का। क्यों हटाया सर आपने इसको जो है सेल्स में से, क्योंकि उस सेल्स पर हम लोग 20% का प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। एबनॉर्मल चीज है आपका, कोई गुड्स अगर खराब हो गया, जैसे सपोज करो मेरी मोबाइल की ही दुकान है, अगर कोई मोबाइल मेरा डिफेक्टिव हो गया, खराब हो गया, तो वो मोबाइल बाकी मोबाइल्स की तरह से नहीं बिक पाएगा, तो इसीलिए हम लोग जो है उसको रिमूव करके बात करेंगे। आई होप ये क्लियर है सभी को। अगर इतना आ गया है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिएगा स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। आई नीड ईच वन टू रिप्लाई। चलो परफेक्ट है। ठीक है, अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8 आने से पहले ध्यान समझिएगा। बेसिकली हम लोग अब यहां पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक नया तरीका देखेंगे, विच इज इन्वेंट्री टेकिंग। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक नया तरीका देखेंगे, विच इज इन्वेंट्री टेकिंग। इसके अंदर में देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इन्वेंट्री, आमतौर पर क्या किया जाता है, आप इन्वेंट्री को फिजिकली काउंट करते हो। आमतौर पर आप क्या करते हो, इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग होती है, राइट, एट द ईयर एंड। जैसे आप लोगों को पता होगा 31 मार्च को आमतौर पर ईयर एंड होता है, तो 31 मार्च के दिन बहुत सारे ऑफिसेस, बहुत सारे दुकान, बहुत सारे इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे बैंक ही सब बंद रहते हैं। क्यों बंद रहते हैं, क्योंकि उस दिन सभी अपनी अपनी इन्वेंट्रीज का एक फिजिकल काउंटिंग करते हैं, फिजिकली उसको काउंट करते हैं कि हमारे पास में कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो ये फिजिकल काउंटिंग आमतौर पर कब किया जाता है, फिजिकल काउंटिंग आमतौर पर एट द ईयर एंड किया जाता है। ठीक है, अब ये जो फिजिकल काउंटिंग किया जाता है, ये आमतौर पर मैंने आपको बताया कि एट द ईयर एंड मतलब 31 मार्च को किया जाता है।
but sometimes it may so happen that inventory taking मतलब physical counting is done any other day apart from end of year। मतलब यूँ तो मैंने कहा कि हमको फिजिकल काउंटिंग करना चाहिए था 31 मार्च 2017 को, ठीक है, बट हमने एक्चुअली किया 15 अप्रैल 2017 को। आपको इन्वेंट्री का फिजिकल काउंटिंग करना चाहिए था 31 मार्च को, मगर आपने इसको एक्चुअली कब किया? आपने इसको एक्चुअली किया है 15 अप्रैल 2017 को। यू डिड फिजिकल काउंटिंग ऑन विच डेट? यू डिड फिजिकल काउंटिंग ऑन 15 अप्रैल 2017 एंड नॉट ऑन 31 मार्च 2017। आपने 31 मार्च 2017 को नहीं किया, आपने यहाँ पर कौन सा दिन किया? आपने यहाँ पर किया 15 अप्रैल 2017 को, 15 डेज लेटर, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा इन्वेंट्री के वैल्यू में? क्या फ़र्क पड़ेगा इन्वेंट्री के वैल्यू में? बोलो यस नो। अरे बोलो यस नो, क्या फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इन्वेंट्री की वैल्यू में? जो भी स्टूडेंट सवाल अगर पूछते हैं या अपने सवालों का जवाब चाहते हैं, अब मैं तभी आपको क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा जब आप लोग मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। व्हेन यू विल रिवर्ट आई विल रिवर्ट योर क्वेरीज, दिस इज एज सिंपल, ठीक है। तो यस पड़ेगा सर, यस पड़ेगा। जब आप अगर 31 मार्च की जगह पर अगर आपने इन्वेंट्री को कंप्यूट किया, इन्वेंट्री की वैल्यू निकाला 15 अप्रैल 2017 को, तो फिर यस आपकी इस वैल्यू में फ़र्क तो पड़ेगा सर। अब इसको कैसे करना है? फिजिकल काउंटिंग आपको करना था एट ईयर एंड 31 मार्च 2017 को, मगर आपने 31 मार्च 2017 को नहीं किया, आपने 15 अप्रैल 2017 को किया। तो सर 31 मार्च की तो इन्वेंट्री कुछ अलग होगी, 15 अप्रैल की इन्वेंट्री तो कुछ अलग होगी। तो अब हमने तो किया 15 अप्रैल को, तो आपको किस दिन की इन्वेंट्री मिली? आपके आगे निकल करके आई इन्वेंट्री की वैल्यू ऑन 15 अप्रैल 17, but we require value on 31st March 17। So how can we do it? हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो देखो हुआ क्या होगा, 31 मार्च 17 से लेकर के, मतलब 1 अप्रैल 17 से लेकर के, ठीक है, 1 अप्रैल 17 से लेकर के 15 अप्रैल 17 के बीच में जितने भी आपने गुड्स को सेल किया है, जितने भी आपने गुड्स को सेल किया है, उसकी कॉस्ट ऑफ, ये अभी कॉस्ट ऑफ पे ध्यान नहीं दीजिएगा, जितने भी आपने गुड्स सेल किया है उसको ऐड कर लो। नहीं समझा? मैंने कहा मेरे पास में 15 अप्रैल 2017 को वैल्यू है, 15 अप्रैल को वैल्यू है 150, और मेरे पास में 31 मार्च को वैल्यू है 120, ठीक है। मतलब ये होनी चाहिए, ये आइडियली होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 120 होना चाहिए। जस्ट गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे कि हमको जो है ये 15 अप्रैल से, मतलब ये 15 अप्रैल की वैल्यू तो फिर हमने निकाल ही लिया, हमको ये 120 की वैल्यू कंप्यूट करनी है। बेसिकली हमको 120 पता नहीं है, तो देखो अब हम इसको कैसे करके 120 तक पहुँचेंगे। ये वैल्यू मेरे को एक्चुअली पता नहीं है, मेरे को 15 अप्रैल से मुझे आपका 31 मार्च तक की वैल्यू 120 वैल्यू तक पहुँचना है। तो अब आप क्या करोगे? आप ये देखना कि जितना सामान आपने बेचा, जो सामान आपने बेचा वो आपकी इन्वेंट्री में प्लस होगा या माइनस होगा? 1 अप्रैल 15 से, सिर्फ ये 1 अप्रैल की बात कर, 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में जितना भी आपने सामान बेचा
वो तो आपकी इन्वेंट्री में से माइनस हो गया, आपने तो इस दिन कंप्यूट किया, तो मतलब वो इन्वेंट्री में, जैसे मेरे पास में 31 मार्च को ये 4 सामान थे, मेरे पास में 31 मार्च को ये चार सामान थे, ठीक है। अगर 1 अप्रैल 15 से 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में मैंने ये एक पेन बेच दिया, तो ये एक पेन तो मेरी इन्वेंट्री में से 15 अप्रैल को काउंटिंग में आया ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, जो भी सामान मैंने बेचा है उसको मैं प्लस कर दूंगा। प्लीज ध्यान समझिएगा, जो भी आपने सामान सेल किया था आप सामान की सेल को प्लस कर दोगे। प्लीज फिर से ध्यान देना, गौर करना, आपने जितना भी सामान, जैसे मेरे पास में ये पहले 31 मार्च को 4 सामान था, मगर 31 मार्च को मैंने काउंटिंग ही नहीं किया, मैंने काउंटिंग किया है 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मैंने क्या किया था, एक सामान ये एक गुड्स मैंने ये बेच दिया था, एक गुड्स मैंने ये बेच दिया था। जब मैंने ये एक गुड्स ये बेच दिया था तो अब मेरे पास में तो 15 अप्रैल को 3 ही सामान था। अब मैं क्या करूंगा, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में जो भी सामान बेचे थे उसको प्लस कर दें, ताकि हमको 31 मार्च की अपनी पोजीशन समझ में आ जाए। बोलो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। यस, ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे प्रीतांशी, ऐड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आप क्या करोगे, आप यहां पर ऐड करोगे क्या, गुड्स जो आपने सेल किया है उसकी कॉस्ट। क्यों कॉस्ट, क्यों कॉस्ट, क्योंकि हम लोग सेलिंग प्राइस पे तो ना वैल्यू करते हैं, हम लोग तो वैल्यू करते हैं कॉस्ट पर। तो आप क्या चीज़ ऐड करोगे, आप यहाँ पर ऐड करोगे कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आप ऐड करोगे, आप ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड करोगे। आई गेस ये क्लियर है, ठीक है। वैसे ही जो सामान आपने परचेज किया है, जो सामान आपने परचेज किया है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा परचेज बिटवीन 1/4/17 से 15/4/17 के बीच वाला माइनस हो जाएगा, और जो सेल किया है 1/4/17 से 15/4/17 ये आपका प्लस हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर कहाँ पर पहुँच जाओगे, आप यहाँ पर इन्वेंट्री की वैल्यू तक पहुँच जाओगे ऑन 31 मार्च 17 वाली। आई होप ये क्लियर है सभी को। चलो, तो 8वां, ठीक है। अ ट्रेडर प्रिपेयर हिज अकाउंट ऑन 31st March each year due to some unavoidable reasons no inventory taking could be possible till 15 अप्रैल 2017 on which date the total cost of goods in his godown came to rupees 5 लाख। तो ये जो 5 लाख की जो वैल्यू आई है ना, ये 15 अप्रैल की वैल्यू है, ये जो 5 लाख रुपए की वैल्यू है 15 अप्रैल की वैल्यू है। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 31 मार्च 15 एंड 15 अप्रैल 2017। आपने इस डेट के बीच में, मतलब वो 31 मार्च से 31 मार्च लिखा हुआ है, एक्चुअली ये 1 अप्रैल हुआ, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में आपका ये काम हुआ। आपने सेल किया है 4/10 का, जिसमें आपका कैश सेल्स रहा है। तो देखो यहाँ पर कैश सेल्स सिर्फ आपको अलग से गुमराह करने के लिए लिखा हुआ है। अरे इससे कोई मतलब नहीं है, कैश सेल्स अलग से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ गुमराह, सावधान, लाल स्याही से लिख रहे हैं सावधान, लाल स्याही से लिख रहे हैं सावधान। अब भी भटक गए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। लाल स्याही से लिखते हैं सावधान, ठीक है। देखो सेल्स रिटर्न, इसको सेल्स में से माइनस करोगे तो आपका नेट सेल्स है, कितना है नेट सेल्स, आपका नेट सेल्स है 4 लाख, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी है गुड्स आर सोल्ड बाय ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो आपका यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है ये है 20% ऑन सेल्स, मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 4 लाख का 20%, 80,000। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स 4 लाख माइनस 80,000 3,20,000।
ठीक है। आपको यहाँ पर परचेज दिया हुआ है इंक्लूडिंग कैश परचेज, फिर से लास्ट जाए से लिख दे रहे हैं सावधान। अब क्या करना है, अब बहुत ही आसान काम है, आपको यहाँ पर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री दिया था ऑन 15 अप्रैल 17, कितना 5 लाख, इसमें आपने ऐड कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स 320 और लेस कर दिया परचेज। तो ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 17। कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग बोलिए। आई होप ये भी क्लियर होगा मस्त तरीके से। सो यस स्टूडेंट्स, आज बस इतना तक ही करते हैं, बाकी हम लोग पर कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।